माननीय राहुल जी से मैं मिला था, 10 मिनट की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को हमको समझाया था। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। अभी की ताजा तरीन खबर है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से दूसरी बार बीजेपी के सांसद रहे। पिछली बार राजभूषण चौधरी को, ये वीआईपी के कैंडिडेट रहे, राजभूषण चौधरी को हराया था। 2014 में उन्होंने जो वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हराया था। लेकिन आज अखिलेश प्रसाद सिंह की उपस्थिति में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने संबोधित किया, अखिलेश सिंह की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय निषाद हो सकते हैं। इस बार बीजेपी ने राजभूषण चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाया है। एक मोटा मोटी एक आंकड़े के साथ मैं यहाँ अपनी बात आगे करूंगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का एक डेटा है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 2019 में अजय निषाद को 6,66,878 वोट मिले। 4,09,998 वोट से लीड किया था, यानी 63.03% उन्हें वोट मिले। राजभूषण चौधरी जो वीआईपी के कैंडिडेट थे, उन्हें 2,56,890 वोट मिले, 24.28%। वही राजभूषण चौधरी जो पिछली बार उप विजेता रहे, इस बार उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है और इस बार अजय निषाद शायद कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। 2014 की यदि बात करें तो 2014 में अजय निषाद को 4,69,295 वोट मिले थे। 2,22,422 वोटों से लीड किया था उन्होंने और 44.33% वोट उन्हें मिले थे। अखिलेश प्रसाद सिंह जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें 2,46,873 वोट मिले थे, यानी 23.33%। विजेंद्र चौधरी जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं मुजफ्फरपुर से, वह तीसरे स्थान पर थे, उन्हें 85,140 वोट मिले और 8.05% वोट उन्होंने प्राप्त किया था। विजेंद्र चौधरी की चर्चा इस बार खूब थी कि कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी आगे क्या होगा वो देखना बाकी है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जो है, लोकसभा क्षेत्र, वहां सवर्णों का वोट सर्वाधिक है, फिर मुस्लिम, यादव, वैश्य और बाकी जो जातियां हैं। और ये विधानसभा जो सीटें हैं 6 हैं: गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुर्नी, मुजफ्फरपुर। अभी गायघाट से आरजेडी के विधायक हैं, औराई से बीजेपी के, बोचहा के आरजेडी जो सुरक्षित क्षेत्र है, सकरा भी सुरक्षित क्षेत्र है जहां से जेडीयू के विधायक हैं, कुर्नी से बीजेपी के और मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। 2 बार अजय निषाद मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार सांसद रहे बीजेपी के, और इसके पहले उनके पिताजी 4 बार सांसद रहे, कैप्टन जय नारायण निषाद जी। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चित लोकसभा क्षेत्र रहा है। यहां से समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस 5 बार सांसद चुने गए। हालांकि यह कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन मुजफ्फरपुर में समाजवादी धारा भी बही और अब दक्षिणपंथी
धारा बह रही है। अब इस बार क्या होता है वो देखना बाकी है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि अजय निषाद के कांग्रेस में जाने के बाद और राजभूषण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या समीकरण बदलता है, यह इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक डॉक्टर उमेश कुमार प्रसाद जी हैं, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, जेपी मूवमेंट में रहे और अभी लगातार राजनीति पर इनकी नजर है। संघर्ष युवा वाहिनी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और नरेश कुमार सहनी जी जुड़ रहे हैं। नरेश कुमार सहनी जनहित अभियान से जुड़े हैं और यह वोटर्स के बीच लगातार अभियान चला रहे हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में वैशाली को आजाद करने को लेकर, यानी वहां वैशाली में लगातार जब से वो वहां चुनाव लड़े जा रहे हैं तब से सवर्णों का ही कब्जा रहा है, तो वो आजादी चाहते हैं। तो खैर आज वैशाली की बात हम नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की। नरेश जी, दो निषाद आमने सामने हैं। राजभूषण चौधरी बीजेपी से और अजय निषाद अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है, हाथ थाम लिया है। क्या होगा समीकरण? निषाद किधर जाएंगे? इस बार निषाद जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा में अजय निषाद के साथ है। इस बार चूंकि लोग समझ रहे हैं कि देश में संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी मेरा अधिकार बचेगा। तो इस बार जो है कि अजय निषाद के साथ लोग हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी को लोग वोट करेंगे, क्योंकि और बीजेपी एक तरफ जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रही है, संविधान खत्म करने का काम कर रही है। उनका एजेंडा ही है हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान को खत्म, या जो हमारे संवैधानिक अधिकार है नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। ये खतरा जो है कि हमारे लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस बार अजय निषाद के साथ लोग जो है कांग्रेस को वोट करेंगे। मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी तो न इधर के रहे न उधर के रहे। मुकेश सहनी भी देर सवेर गठबंधन। उमेश जी, अजय निषाद दो बार बीजेपी के सांसद मुजफ्फरपुर से रहे, आवाज जा रही है? उन पर पार्टी ने भरोसा क्यों नहीं जताया? आते हैं नरेश जी, फिर आते हैं आपके पास। भरोसा क्यों नहीं जताया और कांग्रेस ने कैसे अपने पाले में लिया है? जी नरेश जी। संतोष जी बात करते हैं। नरेश जी आपके पास आते हैं फिर हम। संतोष जी, अजय जी 2 बार संसद रहे, 4 बार इनके पिताजी संसद रहे। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आज समाज में हो गया है या देश के अंदर पार्टियों के अंदर, कि लोगों का विचार जो है केवल सत्ता के हिसाब से बनता और बिगड़ता है कि नहीं? हम लोग 74 आंदोलन को इस राजनीतिक में और सामाजिक कामों में लगे हैं, और जो जेपी लोहिया और गांधी का विचार और अंबेडकर का विचार था, उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं। कल तक अजय जी बीजेपी के साथ थे, उनके पिताजी सबसे पहले दमकिप्पा पार्टी में आए थे और यहाँ पहला बार चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद धीरे धीरे जदयू में आए, फिर आरजेडी में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर इनके बीजेपी में गए। तो ये केवल ये पद की जो है गरिमा, सत्ता की जो स्थिति थी, उसी हिसाब से ये लोग पार्टी बनाते और बनते। जहां तक बात रही आज का चुनाव 2024 के चुनाव की जो बात है, उसमें सीधा लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन आज 10 वर्ष से केंद्र की सत्ता से लेकर राज्य की सत्ता में उलटफेर होते रहते हैं और नीतीश जी इधर से पलटी उधर से पलटी मारते रहते हैं। लेकिन ये 10 साल के शासनकाल में बीजेपी जिस ढंग से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके अधिकार को इन्होंने जिस प्रकार से खत्म किया है, आरक्षण को जिस तरह से इन्होंने खत्म करने की बात की है, रोजगार खत्म करने की बात की है, महंगाई बढ़ाने की बात की है। जब यह सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने किया था। गैस का सिलेंडर 300 में देने की बात की थी।
30 रुपये पेट्रोल देने की बात की थी, लेकिन आज आप सभी लोग ये जानते हैं, इस देश के एक एक जनता ही जानती है कि आज महंगाई किस सीमा पर पहुंच चुकी है। और ये बीजेपी जो सरकार है, सबसे बड़ा जो संविधान भारत का है, उस संविधान को समाप्त करना चाहती है। इसका उदाहरण आप देखा कि अभी एक डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में, उन्होंने 3 को संशोधन किया इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने के लिए, जो कभी विदेश से चंदा लेने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने संशोधन करके उसको खुला किया। उसमें तय था कि कोई भी जो कॉर्पोरेट है या कोई भी व्यक्ति है जो सरकार किसी पार्टी को चंदा देगी तो 7 अपने आमदनी से 7% से ज्यादा नहीं दे सकती है। लेकिन इन सारे चीजों को ये बीजेपी सरकार ने संशोधन करके अपने पक्ष में जितना मन करे, जिससे जितना मन करे उसका से जो है इन्होंने चंदा लेने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये सारे परतें खुल गई है। अभी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को बिना कोई आरोप को, ये हेमंत सोरेन को बिना किसी आरोप को इन्होंने जेल में ईडी के द्वारा बंद करा दिया। तो आज सीधा लड़ाई है संविधान बचाने का। और जो भी उम्मीदवार महागठबंधन के ओर से आएंगे, अभी कुछ नहीं देखना है, जो महागठबंधन के लोग होंगे उनके साथ बिहार की भारत की जनता खड़ी है। और उनको इस सरकार को, जो जनता के हित की सरकार नहीं है, उसको खत्म करके फिर से लोकतंत्र बहाल करने की बात होगी। ये स्थिति आज है। तो जी, आपका ये कहना है कि अभी जो भी कैंडिडेट आएंगे इंडिया गठबंधन से, उसका परफॉर्मेंस जनता नहीं देखेगी नीचे, क्योंकि अजय निषाद को लेकर के एक नाराजगी तो यहाँ के वोटर्स में रही है कि वे क्षेत्र में कम घूमे, उन्होंने काम उस हिसाब से नहीं किया। ये तो बीजेपी में रहते इधर के लोग तो आरोप लगाते रहे हैं अजय निषाद पे, तो क्या वे अभी भूल जाएंगे उनके काम को? उनकी नजर होगी संविधान और लोकतंत्र बचाने की? अभी जो देश की स्थिति है उसमें व्यक्ति क्या किया इस पर ध्यान नहीं देगी जनता, क्योंकि अभी सबसे बड़ा खतरा है इस देश के संविधान का, लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र और संविधान से बड़ा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो रहा। इसलिए आज जरूरत है कि जो भी इंडिया गठबंधन जिस उम्मीदवार के लिए नाम तय करेगी, यहाँ की जनता जो गरीब युवा है, पिछड़े है, दलित है, ये तमाम लोग उसके पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि अभी लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। जी नरेश जी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जो समाज है, जैसे आप ही की समाज की बात करें, जो निषाद समाज है, क्या वे उनके अंतिम व्यक्ति तक ये मैसेज गया है? आप लोग ले गए हैं या कोई संगठन कि आज लड़ाई संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की है, या फिर अजय निषाद ने काम नहीं किया बहुत? क्योंकि काफी लोग असंतुष्ट तो थे ही, चर्चा इसकी होती थी, तो क्या भूल जाएंगे उनकी जाति के लोग भी या बाकी जो वोटर्स हैं, क्या भूल जाएंगे कि उन्होंने बहुत काम उस हिसाब से नहीं किया है? लड़ाई किस आधार पर होगी? समीकरण क्या बदलेगा इस बार? क्या देख रहे हैं ओवरऑल, क्या देख रहे हैं आप? ऐसा है कि वो सांसद कोटा का उपयोग उन्होंने अच्छी तरीके से क्षेत्र में किया है, जहां तक हुआ वो अपने कोटा का भरपूर उपयोग किया है और क्षेत्र में किया है। उनको पार्टी के अंदर और बाहर के लोगों ने उनको बदनाम करने का काम किया है। वहां तो सिर्फ पाखंडी लोगों को, जो लीडर है वैसे लीडर को, वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे पिछड़े, लेकिन इस वजह से उनको दोबारा मौका नहीं दिया। निषाद समाज या पिछड़े समाज को वैसे नेता को पसंद किया जाता है जो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने वाले हो, बहुजनों के हित की बात वो नहीं करे, वैसे लोगों को पसंद किया जाता है। तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले ही नेता उनको पसंद है उनके पार्टी में, वैसे ही लोगों को टिकट देते हैं, और ये समाज से समझ रहा है। उमेश जी, इनके पिताजी कैप्टन जय नारायण निषाद थे, काफी सोशल जस्टिस को लेकर के वे आवाज उठाते रहे हैं। उनकी राजनीति और अजय निषाद की राजनीति में क्या फर्क पाते हैं? देखिए, जब कैप्टन साहब राजनीति में आए थे रिटायरमेंट के बाद,
तो सबसे पहले इन्होंने वैशाली विधान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जो काफी कम वोट आया था। उसके बाद कर्पूरी जी से जुड़ के मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े, और ये माना जाता था कि ये दलित और पिछड़े की राजनीति करते हैं, और फिर वो उसके हिसाब से वो आगे इधर जुड़े, कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़े और रहे। लेकिन आगे चल के जब एक बार संसद पहुंच जाते हैं लोग, और सरकार का जब वो मीठा स्वाद मिल जाता है, तो नीति सिद्धांत खत्म हो जाती है, और तब जाके इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सवाल ये है कि आज के तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी में चाहे जिस जाति समुदाय के लोग हैं, वह निश्चित रूप से अपने समाज के विरोधी हैं, देश के नीतियों का विरोध है, संविधान विरोधी, चाहे वो किसी समुदाय के लोग। इसलिए कि ये साफ साफ बात है कि यह जो है वह देश का विकास नहीं, ये अपना विकास चाहते हैं बीजेपी के लोग, और उसमें भी वह बड़े पूंजीपति का विकास चाहते हैं। जो आम गरीब गुरबा है, जो गांव में है, जिसकी स्थिति इतनी खराब है, उसके लिए वो सोचते नहीं है। 16 लाख करोड़ रुपया ये बड़े पूंजीपतियों को माफ कर दिया, लेकिन किसानों का 90,000 करोड़ रुपया इन्होंने माफ नहीं किया। तो सवाल ये है, बड़ा तो बहुत बड़ा दिखाते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग, लेकिन इतनी दुनिया का सबसे दूसरा पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। और एनडीए के साथ जो छोटी मोटी पार्टी जा रही है, वह भी उस समाज के, जिसकी बात करते हैं वो नीतीश जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, ये सब लोग अपने समाज के विरोधी हैं, क्योंकि वह नीति के खिलाफ है। जो आरक्षण समाप्त करना चाहता है, जो संविधान को समाप्त करना चाहता है, जो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है, ऐसे लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे मतलब साफ साफ हो जा रहा है कि यह समाज के लिए हित में काम नहीं, व्यक्तिगत सत्ता के लिए इन्होंने ऐसा काम करा है। नरेश जी, अजय निषाद अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है। कांग्रेस टिकट अगर देती है तो इंडिया गठबंधन की ओर से एक कैंडिडेट होंगे। यदि वे जीत जाते हैं बिल्कुल, तो क्या भरोसा कि फिर बीजेपी में शामिल हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप देख लीजिए कि अजय निषाद जब से बीजेपी में गए हैं, कभी इधर उधर ताक झाक नहीं किए हैं। वो जिस पार्टी में रहते हैं वो अपने ईमानदारी के साथ रहते हैं। उन्हें 10 वर्ष संसद रह के उन्होंने साबित किया। आज भी उन्होंने पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको धक्के मार के एक तरह से निकाला गया है, अपमान करके पार्टी से निकाला गया है, उनके साथ छल किया गया है। इसीलिए वैसे नहीं है, जिस पार्टी में रहते हैं वफादार रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज का भी हित का ख्याल करते हैं। जहां बहुजन समाज के साथ अन्याय होगा तो स्वाभाविक है पार्टी को लात मारेंगे। और हमको लगता है वो कांग्रेस में अच्छे वफादारी के साथ रहेंगे और बहुजनों के हित में रहेंगे। अच्छा, बीच में आपकी आवाज कट रही थी, वो आप क्या कह रहे थे कि अजय निषाद को क्यों बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया? बीजेपी ने उनके साथ इसलिए अन्याय किया है कि बहुजन के हित में हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, चाहे नीति के मुद्दे पर हो या जाति जनगणना के मुद्दा पर। नरेश जी, अभी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में चूंकि आप घूमते हैं, लोगों के बीच कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं? क्या वर्तमान मोदी सरकार को लेकर के क्या है लोगों के बीच? राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दे हैं, गिनाए जा रहे हैं। विदेशों में ढोल डंका पिट रहा है, वगैरह वगैरह। वे मुद्दे क्या लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, या बेरोजगारी और महंगाई का वर्तमान में तो सारे लोग समझ रहे हैं उनका राम मंदिर का कोई अब प्रभाव नहीं है। तो समाज जो गांव तक का जो है कि ये मोदी के संबंध में ये मोदी सरकार से लोग को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, और 200 रुपये का मुफ्त अनाज पर 400 रुपये के गैस 1200 रुपये में दिया जा रहा है। तो जनता जो है कि सरकार के षड्यंत्र को समझ रही कि सरकार किस तरह जनता को मूर्ख बना रही है। तो जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। वो जान रही है कि हमसे ही लेकर हमको ठगने का काम हो रहा है। जनता पूरी तरह समझ चुकी है
कि मोदी सरकार जनता को ठग रही है और इस बार झांसे में आने वाली नहीं है जनता। सरकार एक तरफ ये देश को कर्ज में डुबा दिया है, देश को बेचने का काम किया जा रहा है। इतना कर्ज होने के बाद भी, देश की संपत्ति बेचने के बाद भी रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है। ये षड्यंत्र के तरह देश को लुटवा कर और विदेश में रुपया भेजा जा रहा है और इनके ही लोग बैंकों से रुपया लेते हैं और विदेश में भाग जाते हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार एक तरह से संस्थागत रूप से ये देश को लूटने का काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर भी देश को लूटने का काम किया जा रहा है। आज हर चीज को महंगा किया जा रहा है। ये कंपनी को पूरा छूट है देश की जनता को लूटने के लिए। तो ये लुटवा कर ये पार्टी अपने खाते में पैसा जमा कराती है, ये लोग दलाली करने का काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अजय निषाद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और राजभूषण चौधरी ने कमल लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं। जनता क्या करेगी, समीकरण क्या बदलेगा, यह अभी आने वाले चंद दिनों में साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।